फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सॉर्टेड गर्ल। तो गाइस, आप लोगों की मोस्ट अवेटेड फिजिक्स की सीरीज़ आ गई है। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट कर रहे थे कि दीदी प्लीज़ फिजिक्स की सीरीज़ लेके आओ। तो मैं आ गई हूँ आपके पास में, और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस भी बोलते हैं इस चैप्टर को। तो हमारे पास में ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है, मैं आधे घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करवा दूंगी विथ ऑल दी फॉर्मूलाज, और फिर हम करेंगे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो स्टे ट्यून्ड, एंड तक रहना। और हाँ, एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ और फिर इन सारे फॉर्मूलाज को अच्छी तरह नोट डाउन कर लो ताकि पेपर के पास में आप उनको रिवाइज कर सको। तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ये कोई मेटल का सरफेस मान के चलो, इस मेटल के सरफेस पे कोई लाइट एनर्जी आ रही है और उससे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। सरफेस पे लाइट गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इस पूरे इफेक्ट को, कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे लाइट को हम बोल देंगे कि ईएम वेव्स आ रही हैं, तो जब ईएम वेव्स आती हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है मेटल के सरफेस पे। वो मेटल हो सकता है तो सीजियम हो या फिर पोटेशियम, कुछ भी हो सकता है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब इसमें थ्योरी आई है, तो सबसे पहले वाली जो थ्योरी है वो है हमारी प्लैंक की थ्योरी। प्लैंक की थ्योरी ये कहती है कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली एमिटेड नहीं होती, वो कंटिन्यूसली नहीं होती है एमिटेड, या फिर एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली नहीं होती, बल्कि वो डिसकंटिन्यूस होती है पैकेट्स के फॉर्म में। और उन पैकेट्स को नाम दिया है प्लैंक ने क्वांटा। तो इसने बोला कि एनर्जी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, और इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद में यहाँ पे हमने लगाया एच, और एच होता है जो क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। देन इसका दूसरा फॉर्मूला भी हो गया कि मतलब जैसे एनर्जी होती है जो हमने लिखा NH म्यू होती है, और म्यू फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को हम C/λ भी लिखते हैं। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे हमने वैल्यू डाल दी तो C/λ यहाँ पे लिखा C/λ, तो इसलिए एक दूसरा फॉर्मूला बन गया कि एनर्जी इज इक्वल्स टू NhC/λ। तो आप एक फॉर्मूला याद रख लो, फिर उससे दूसरा फॉर्मूला अपने आप डिराइव हो जाएगा। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब इस चैप्टर में हम दो लाइट के नेचर्स के बारे में पढ़ते हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर हम कैसे पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जो देखते हैं वो लाइट का वेव नेचर शो करते हैं, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट का पार्टिकल नेचर शो करता है। तो इस चैप्टर में हम मेनली लाइट के पार्टिकल नेचर पे फोकस करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वो वाला पोर्शन है। देन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब कुछ टर्म्स हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन, ये आपको समझनी पड़ेगी कि होता क्या है। देखो, जैसे मान के चलो कि मेटल का सरफेस है, ठीक है, उस पर लाइट आ रही है, तो इस सरफेस का कुछ वर्क फंक्शन होगा फाई। अब म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है कि अपन कितनी मिनिमम एनर्जी दें। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, NH म्यू। तो मिनिमम एनर्जी क्या होगी, E मिनिमम होगा NH म्यू नॉट, कि हम कितनी मिनिमम एनर्जी दें मेटल के सरफेस पे कि वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। उस मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच अ इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी दें हम किसी मेटल के सरफेस पे कि वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमने बोला है म्यू नॉट। तो फिर म्यू है जो ज़्यादा होनी चाहिए म्यू नॉट से, मतलब अगर म्यू नॉट पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो म्यू पे तो आराम से निकलेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर एनर्जी, मिनिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी, NH म्यू नॉट। तो अगर इस एनर्जी पे E मिनिमम पे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है मेटल के सरफेस से, तो एनर्जी E पे तो निकल ही जाएगा ना। देन है लैम्डा नॉट। अब लैम्डा नॉट होता है कि हम कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ दें कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। मतलब जैसे हमने पढ़ा कि E इज इक्वल्स टू NH म्यू, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब अगर हमने मिनिमम इतना कितनी फ्रीक्वेंसी दें कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, लेकिन फ्रीक्वेंसी होती है C/λ, तो एनर्जी हो जाएगी NhC/λ। मतलब अगर हम ये मैक्सिमम दे रहे हैं तो ये मिनिमम होगी, एनर्जी मिनिमम होगी। मतलब हम कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ दें मेटल के सरफेस पे दे कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो उसे हम बोलते हैं लैम्डा नॉट। तो इन द सेंस हम बोल वही चीज़ रहे हैं कि E मिनिमम वही होता है, बस हम दो तरीके से बोल रहे हैं। एक बार हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करके बोल रहे हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी दें, और एक बार हम इस फॉर्मूले से कंपेयर करके बोल रहे हैं कि लैम्डा मैक्सिमम दे दें। तो ये हो जाएगा लैम्डा नॉट। इट इज़ अ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर।
मतलब जो आपकी इंसिडेंट जो लाइट है उसकी लैम्डा लेस होनी चाहिए देन लैम्डा नॉट से, अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो। फिर एक ये फॉर्मूला है सी बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देन आता है वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए किसी मेटल के सरफेस को, ये हर एक मेटल के सरफेस का अलग होता है। तो वर्क फंक्शन का एक फॉर्मूला है फाई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, ठीक है, क्योंकि मिनिमम है ना, ये तो मिनिमम है, तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट मैक्सिमम था। देन एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, पेपर्स में वैल्यू दी नहीं होती है, क्वेश्चंस में आपको खुद से याद रखनी होती है। देन ये है जूल में, अगर आपको 5 जूल में चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला होता है, और अगर एंगस्ट्रॉम में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में, जैसे ये एंगस्ट्रॉम तो एंगस्ट्रॉम से कट जाएगा, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा अपने पास में, जो 5 आएगा वो, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो इसकी ट्रिक ये है कि ऐसे याद रख लेना, 12/400 अपॉन में लैम्डा नॉट, 12/400 अपॉन में लैम्डा नॉट। देन एनर्जी ऑफ अ फोटोन, तो फोटोन की एनर्जी भी वही है 12/400 अपॉन में लैम्डा, ये याद रखना है, तो सेम ही फॉर्मूला है। देन एक आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से सुनना। मैंने बोला था वर्क फंक्शन मेटल का होता है, तो ये वर्क फंक्शन फाई है किसी मेटल सरफेस का, और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दी है, ईएम वेव्स दी हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब हमने क्या करा है ना कि एनर्जी इज इक्वल्स टू 5 प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है कि मान के चलो 80 जूल का अपन ने एनर्जी दिया, और उसमें से जो किसी मेटल सरफेस का 20 जूल फाई था, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ई माइनस फाइव इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारे पास में 60 जूल। मान के चलो कि आपके पास में ज़्यादा एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे ये एग्जांपल से समझो कि 80 जूल की एनर्जी आ रही है, उसमें से 20 जूल आपके मेटल ने उस एनर्जी को, उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रख ली, वो 20 जूल उस मेटल ने रख ली पहले से, कि भाई अगर 20 जूल तो मिनिमम उसे चाहिए मेटल सरफेस को उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो बची हुई जो 60 जूल है ना, वो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो गई। मतलब वो इलेक्ट्रॉन उतनी स्पीड से बाहर निकलेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, बची हुई उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू 5 प्लस में काइनेटिक एनर्जी। 5 है तो आप 5 को क्या लिखोगे, एच म्यू नॉट, एनर्जी को क्या लिखोगे, एच म्यू। तो इससे दूसरा फॉर्मूला और आता है, इसी से दूसरा फॉर्मूला आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू नॉट। तो आप ये फॉर्मूला याद रख लो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखो, दूसरे को अपने आप निकाल लेना, सॉल्व करोगे तब, नहीं सारे फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे। देन काइनेटिक एनर्जी होती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो सही बात है, काइनेटिक एनर्जी एच तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। देन एक नया कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड वो मेटल सरफेस से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटीज के। मतलब उस, और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे डिपेंड करती है, कि कितनी इंटेंसिटी से कोई लाइट आ रही है, वो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी उस मेटल सरफेस से, और जो इंटेंसिटी होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। देन लीनियर मोमेंटम, तो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ होता है फॉर्मूला कि पी इज इक्वल्स टू एम वी। यहाँ पे वेलोसिटी मैकेनिक्स में होती है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लिख देंगे पी इज इक्वल्स टू एम सी, सी हो जाती है लाइट की स्पीड। देन दूसरा फॉर्मूला है पी इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज। जो मैं ये फॉर्मूले आपको बता रही हूँ, ये फॉर्मूला कर लो बस, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है, क्योंकि मैंने इसमें सारे फॉर्मूले लिखे हैं, तो ये आप एक कॉपी में नोट कर लो ये सारे फॉर्मूला को, और फिर उनको रिवाइज करना, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। देन और वैसे भी मैं लेके आऊँगी प्रैक्टिस भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है। देन इंटेंसिटी पढ़ते हैं। अब इंटेंसिटी होती है जो पी इज इक्वल्स टू आई ए। अब इसको कैसे याद रखोगे, पिया, पिया से याद रख लो कि पी आई ए, पिया। तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पी अपॉन में। अभी एक इसमें एक हुक है कि ये पी होता है जो मोमेंटम नहीं होता है, ये मोमेंटम नहीं होता है, ये होती है पावर, पावर होती है, याद रखना पावर होती है ये, क्योंकि हर कोई कंफ्यूज हो जाता है इसको लेके कि मोमेंटम होता है, क्योंकि पी सेम होते हैं ना, लेकिन ये पावर होती है, याद रखना। देन आई इज इक्वल्स टू पी बाई ए। देन एक इंटेंसिटी का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है
कि जो इंटेंसिटी है वो मैंने बताया था सोर्स पे वेरी करती है, मतलब सोर्स पे डिपेंड करती है। तो सोर्स चेंज होने पे इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। उसके अलावा भी इंटेंसिटी चेंज हो सकती है अगर सोर्स सेम है तो भी। इंटेंसिटी डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। मतलब इंटेंसिटी है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। अगर कोई पॉइंट सोर्स है हमारे पास में, तो अगर सेम सोर्स है, इसका मतलब है कि हमारे पास में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन देन ऑल्सो इंटेंसिटी बदल सकती है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स। मैंने बताया था कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटोन्स के। अब होती कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू E/AT। ठीक है। देन इंटेंसिटी को अपन और इन एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम, NH/μ/AT। अब जो n क्या है, वो n है जो हमारे पास में नंबर ऑफ फोटोन्स है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर फोटोन्स लिख सकते हैं हम। तो मतलब इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी नंबर ऑफ फोटोन्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/d² के, और सेचुरेशन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जो अगर इंटेंसिटी हमारे पास में बढ़ रही है तो सेचुरेशन करंट भी इंक्रीज होगा हमारे पास में। ये है इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है। तो बस आपको कुछ नहीं, ये एक हुक है, ये याद रखना है आपको। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन, वो मैंने बता दिया कैसे होता है। देन 1/d² के, और सेचुरेशन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि क्वेश्चन बताए कैसे आएगा पेपर में, कि अगर आपने इंटेंसिटी इतनी बढ़ा दी तो सेचुरेशन करंट बढ़ सकता है, और 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको आराम से इस चीज़ से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और एक ही फॉर्मूला याद रख लो इंटेंसिटी का। और एक ही याद रखना है कि अगर इंटेंसिटी मतलब सोर्स अगर सेम है तो इंटेंसिटी चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती। सोर्स अगर सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होती है। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। मतलब अगर सोर्स सेम है देन ऑल्सो इंटेंसिटी कैन चेंज इफ डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो सोर्स और मेटल सरफेस के बीच में। देन आता है रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर, इनके बीच में। तो यहाँ पे ऐसा ही टाइप में एक क्वेश्चन ही मान के चलो, ये क्वेश्चन ही है या फिर कोई कंसेप्ट भी मान लो कि एक इनिशियल मोमेंटम से आपने कोई लाइट एनर्जी फेंकी, देन फाइनल मोमेंटम इतना हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो वो तो आप आराम से निकाल सकते हो, जैसे मैकेनिक्स में सॉल्व करते हैं वैसे, कि 2NH/λ। पर पता है क्वेश्चन क्या आता है, चेंज इन मोमेंटम नहीं पूछता, वो पूछता है फोर्स में कितना चेंज हुआ, फोर्स कितनी है। तो हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है। तो उससे इसमें जो वैल्यू डालते हैं ना, तब फोर्स आती है जो 2P/c आता है, और जो P है वो है पावर। आप इसको डायरेक्टली याद रखो ताकि आपको वहाँ पे सॉल्व ना करना पड़े। डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह याद रख लो कि अगर ऐसे हो रहा है तो फोर्स कितनी होगी, तो 2P/c होगी। ये आता ही है क्वेश्चन। देन प्रेशर क्या होगा, प्रेशर भी पूछ लेता है। तो हमें पता है कि जो प्रेशर होता है ना, जो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब इसमें आप जब वैल्यूज रखोगे तो हमारे पास में एक नया फॉर्मूला आता है 2I/c, और I है जो क्या है, इंटेंसिटी है हमारे पास में। अगर किसी एंगल पे दे रहे हैं तो 2P cos थीटा आ जाएगा, और अगर यहाँ से देख रहे हो तो cos थीटा, अगर यहाँ से देख रहे हो तो sin थीटा। थीटा अगर यहाँ से देख रहे हो। हमारे पास में आइंस्टीन की थ्योरी, अब ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास में, एक तो आइंस्टीन की थ्योरी है, फिर एक ये वाला कॉन्सेप्ट है, और देन डी ब्रॉगली है। देन चैप्टर हमारा खत्म है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें सबको रिवाइज करना। मैं क्वेश्चन की वीडियो डालूँ उससे पहले आपको इन सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, ताकि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। आइंस्टीन ये कहता है कि अगर ये मेटल सरफेस है, इस पर हमने लाइट एनर्जी डाली तो इलेक्ट्रॉन एकदम से निकल जाएगा। मतलब जिस टाइम पे हमने लाइट एनर्जी डाली है ना, उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। कोई एनर्जी मतलब टाइम गैप नहीं रहता। मान के चलो अगर मैंने 9 बजे ये लाइट डाली तो 9 बजे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, 9:01 पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ये बोलता है आइंस्टीन। नो टाइम लैग बिटवीन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कॉलिजन विद दी फोटोन्स के साथ में। देन उसके अलावा उसने एक कॉन्सेप्ट और बताया स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू इन अपोजिट डायरेक्शन टू स्टॉप अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब जैसे यहाँ पे एनर्जी डाली और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से रोकने के लिए मैं अपोजिट डायरेक्शन में कितना एनर्जी दूँ, मतलब कितना पोटेंशियल दूँ, वही पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू EV0 हो जाएगा। इसमें V है जो क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। देन वो वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था कि एनर्जी इज इक्वल्स टू 5 प्लस में काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया EV0।
EV0, ठीक है। तो वहाँ से ये ग्राफ बन जाएगा। तो हमें सिर्फ याद रखना है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप होगा h/e। फॉर्म क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा कि अगर पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या होता है, उसका स्लोप होता है h/e। ये याद रखना है आपको। अब हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे हम और डिफरेंट इंटेंसिटी रखेंगे तो क्या ग्राफ बनेगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि सोर्स सेम है, और डिफरेंट इंटेंसिटी है, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस में डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस या तो इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है। वो कैसे है, तो हमने यहाँ देखा था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। देखो यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे h/e है ना, तो h भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है देन एप्सिलॉन, मतलब जो V0 है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो हमने V0 कांस्टेंट रख लिया है यहाँ पे। ये वाला जो ग्राफ है वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, इसलिए ध्यान से देखो आप। इफ फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट एंड डिफरेंट इंटेंसिटी है हमारे पास में। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने का मतलब है कि हमारे पास में एक फोटोन की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। मतलब एक सिंगल जो फोटोन है, एक सिंगल फोटोन की जो एनर्जी है वो हमारे पास में कांस्टेंट है, डेट इज h/μ है। और डिफरेंट इंटेंसिटी है, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ, क्योंकि इंटेंसिटी हमने देखा था कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटोन्स पे। तो अगर इंटेंसिटी हमारे पास डिफरेंट है मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स डिफरेंट है, तो सेचुरेशन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमने ये भी बोला था आगे। इसका मतलब ये है कि अगर इंटेंसिटी वेरी इंक्रीज करेगी तो नंबर ऑफ फोटोन जो मेटेलिक सरफेस से निकल रहे हैं वो भी इंक्रीज करेंगे, और उसके अलावा जो सेचुरेशन करंट है वो भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे जो फोटो करंट है उसे हम सेचुरेशन करंट बोल सकते हैं, IS, ठीक है, सेचुरेशन करंट। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, मतलब I3 सबसे ज़्यादा है क्योंकि I2 और I1, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे पास में सेचुरेशन करंट भी बढ़ेगा। मतलब IS3 होगा, IS है जो सेचुरेशन करंट है, ठीक है, देन IS2 होगा, देन IS1 होगा, सेचुरेशन करंट भी बढ़ेगा। तो एक तो ये वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। देन आएगा दूसरा कंसेप्ट कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। इसका मतलब है कि अब की बार एक फोटोन की जो एनर्जी है ना वो डिफरेंट है, तो और इंटेंसिटी सेम है। मतलब इंटेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ फोटोन जो निकल रहे हैं मेटेलिक सरफेस से वो सेम है, लेकिन एक फोटोन की जो एनर्जी है वो डिफरेंट हो रही है। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रखने का मतलब है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, मतलब ये अगर हमारे पास में मेटल सरफेस है और जब हमने यहाँ पे लाइट डाली तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना इसकी जो एनर्जी है वो वेरिएबल है, एनर्जी इस बार इसकी वेरिएबल है, वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। और मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने का मतलब ये है। और इंटेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब है कि अगर ये मेटल सरफेस से जब हमने लाइट दिया था उस टाइम पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे ना तो सिर्फ 5 ही निकलेंगे, वो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वो 5 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्या इफेक्ट पड़ रहा है करंट पे, वो पूछा जाता है हमसे। तो अगर इंटेंसिटी सेम है तो जो करंट है, मतलब जो सेचुरेशन करंट है या फिर फोटो करंट जिसे बोलते हैं, वो भी सेम ही रहेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे से आप कितना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा दो, लेकिन जो हमारे पास में सेचुरेशन करंट है वो सेम ही रहेगा। सेचुरेशन करंट ओनली डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करता है। अगर इंटेंसिटी सेम है तो सेचुरेशन करंट भी सेम ही रहेगा। IS है ना जो, तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो एनर्जी डिफरेंट आएगी। मतलब एनर्जी है जो सबसे ज़्यादा 3 की होगी, देन 2 की होगी, देन 1 की होगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे हमें दिख रहा है, पहले 2 का होगा, देन 3 का होगा, देन 2 का होगा, देन 1 का होगा। और काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास में 3 की होगी, 2 की होगी, 1 की होगी। और ये सब कैसे हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा था एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। मतलब H नहीं आएगा अभी यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है डी ब्रॉगली का। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, डी ब्रॉगली ने डुअल नेचर पे दिया था, मतलब डुअल नेचर कंसेप्ट के बारे में डी ब्रॉगली ने बताया था। उसमें हमको बताया उसने वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में। देन उसने 5 फॉर्मूले दिए हैं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं क्योंकि पेपर में ये फॉर्मूले से जरूर क्वेश्चन आता है।
एक तो है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी। अब ये कैसे आया है, हमें पढ़ा था पी इज इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा होता है, तो और जो पी है वो क्या हो जाएगा, एम वी। ये हमने मोमेंटम होता है जो पी इज इक्वल्स टू एम वी होता है, मैकेनिक्स से पढ़ा हुआ है। देन यही फॉर्मूला सेम ये है। अब हम जो पी होता है उसे हम वहाँ पे मतलब मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं कि रूट टू एम के ई भी लिख सकते हैं, और के ई इज काइनेटिक एनर्जी, तो रूट टू एम के ई हो जाएगा यहाँ पे। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में रूट टू एम के ई, ऐसे याद रखना। और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख देते हैं, क्यू डेल्टा वी, तो यहाँ पे रूट टू एम क्यू डेल्टा वी भी आ गया। उसके अलावा एक फॉर्मूला और है, डेट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.23 अपॉन में रूट वी, तो इसे याद रखो 1, 2, 3 अपॉन में रूट वी। यहाँ पे अगर ये तो नैनोमीटर में, अगर आपको एंगस्ट्रॉम में चाहिए होता है तो एक और होता है 12.27 अपॉन में रूट वी भी होता है, पर यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में होता है, तो आप ये भी याद रख सकते हो। इसको तो याद रखना कि 1, 2, 3 अपॉन में रूट वी है ना, और उसको याद रख लेना 12.27 अपॉन में रूट वी। ऐसे थोड़ा ट्रिक से याद रखोगे ना तो आपको जल्दी याद होएगा। और अब हमारा चैप्टर हो गया है ख़त्म। थैंक यू, अब तक आप यहाँ पे हो तो इस वीडियो में, और इन फॉर्मूलाज को ज़रूर याद रखना। मेरी दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, इन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही होंगे वो, तो उससे पहले फॉर्मूला पूरे याद रख लेना ताकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आसानी हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। उसके अलावा अपने दोस्तों को भी यार ज़रूर बता देना ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए, उनकी भी फिजिक्स अच्छी हो जाए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। एंड स्टे ट्यून्ड, बाय।